गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? चलिए भाई जवाब दीजिएगा। सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपकी कहां पर होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है कहां पर होती है? तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, आपकी मथुरा में होती है। आपकी सबसे क्या होती है? आपकी कम होती है। तो ये बताइए सबसे ज्यादा कहां पर होती है? जल्दी से कमेंट करिए कि सबसे कम वर्षा अगर आपके मथुरा में होती है ना, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में होती है। याद रखिए, अगर सबसे ज्यादा पूछे तो आपका आंसर देना है क्या? गोरखपुर होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? मथुरा। सबसे ज्यादा वर्षा वाला आपका तो गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, कितनी होती है तो देख सकते हैं इतना डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला इनमें से कौन है? सबसे छोटा जिला इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज या गाजीपुर? हमने बताया है कि क्वेश्चन कैसा भी होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो ये 100% है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका वाराणसी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? अच्छा ये बताइए, अगर सबसे छोटा जिला है तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? सबसे छोटा बताएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो देखिएगा कि यहां पर क्षेत्रफल के हिसाब में सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका हापुड़ है। लेकिन विकल्प के अनुसार आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? बताइए भाई, नेपाल के साथ लगने वाली जो आपकी सीमा है वो आपकी कौन सी है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती? चलिए, इनमें से कौन लगता है जो आपके नेपाल की सीमा से लगती है? चलिए, आपका महाराजगंज। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है कि आपके नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है वो आपका महाराजगंज बनाता है। महाराजगंज हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं। इनमें से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये जो क्रम है वो आपका कैसा है? तो याद रखिएगा पूरब से पश्चिम, अर्थात यहाँ पर ऐसे आपके जाते हैं इस प्रकार से। तो आपका पूरब में आपको मिलता है आपका कौन सा? महाराजगंज। और पश्चिम के हिसाब से देखा जाए तो आपका कौन सा? तो पीलीभीत मिलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, जवाब देना है। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग का है इतना भयंकर कॉपी पेस्ट कर रहे हो भैया? गुड इवनिंग बहुत बहुत हो गया, गुड इवनिंग और वेरी वेरी गुड इवनिंग बस। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है किसके साथ? तो आपका देखिए हमने बताया था सेम टू सेम ऐसा ही जवाब मिलेगा आपका। क्या? पंजाब। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, पंजाब। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। कर आप अच्छा देखो, सबसे पूछे कि सबसे अधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, 11 जिलों से लगती है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ, याद रखिएगा सिर्फ सहारनपुर जिला है जो आपके सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, आपको बताना है कौन सी रेखाएं, ये कितने राज्य हैं? चलिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, कितनी राज्यों की यहाँ पर सीमाएं हैं? चलिए ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पर, देखिए सी नंबर। एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो समझो पूरा का पूरा जितना वीडियो में क्वेश्चन होंगे सभी गलत हो गए। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आपके 4 राज्यों की सीमा से लगता है जो आपका सोनभद्र जिला है। याद रखिएगा, इनमें से आपको हमने बताया था कि जो आपका बिहार है और आपका एमपी है ये तो आपको पता है, इन्हें से अलग हुए झारखंड और आपका छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन? तो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती हैं? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, इसका आंसर आपको देना है। चलिए क्या जवाब देंगे? 9 देंगे, 8 देंगे? जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तब आप लोग कंफ्यूज होते हैं क्या जवाब देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से अपनी सीमा मिलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो आपका कौन सा है? याद रखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश स्थान आता है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम पूछा गया है। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, बताइए क्या हो सकता है? यहाँ पर देखो वाराणसी तो यहाँ भी है, वाराणसी यहाँ भी है, लेकिन इसके बाद आपका गौतम बुद्ध नगर दिया है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम पूछा गया है। तो आंसर देखिए यहाँ पर दिया है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। यहाँ पर आंसर देखिए लास्ट में कौन आया? भदोही। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
निम्न में से कौन से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम से आपके सही हैं? अब आपसे पूछा है बढ़ते क्रम में, बताइए भाई बढ़ते क्रम से अगर बताया जाए, पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो बढ़ते क्रम से पूछा जाएगा तो भैया ऑप्शन जो डी नंबर है वो तो आपका बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सोनभद्र ये तो ऑलरेडी इतना खुदे बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो जो आपके लास्ट में सोनभद्र आ रहा है, सोनभद्र इसमें आ रहा है, सोनभद्र इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर बाराबंकी और गौतम बुद्ध नगर दिया है, तो देखिएगा इसका आंसर होगा सी नंबर, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर। मतलब पहले आता है गौतम बुद्ध नगर का नाम, इसके बाद आता है बाराबंकी का नाम, फिर इसके बाद मिर्जापुर, आपका सोनभद्र। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, जो कि हमने बताया था सेम टू सेम आपका ऑप्शन इसी प्रकार से मिलता है, तो आपका पंजाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपके अगला है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन है? अब इनमें से बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। याद रखिए, इसको नोट करिएगा, ये क्रम बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी, सेकंड नंबर में आपका सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर आपका सीतापुर। सीतापुर जो स्थान आता है वो आपका चौथा स्थान आता है अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यहाँ पर देश के क्षेत्रफल का जो है वो कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत पूछा गया है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर बनेगा या बी नंबर बनेगा? जल्दी बताइए, डी नंबर हो जाएगा या बी नंबर? चलिए देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा डी नंबर, आपका 7.3%। कितना? यहाँ पर 7.3% ऑप्शन बनेगा डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो आपका कौन सा है? तो भाई क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चतुर्थ स्थान हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? हमने बताया था कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था और आंसर सही किया गया था आपका 8 ही, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ये बताइएगा कौन सा ऐसा जिला है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। आपका क्वेश्चन ये इसी प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, बस्ती से अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्टार्टिंग कहां से होती है, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये आपके हैं। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, आपके नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड के क्षेत्र का है? जवाब देना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो समझो आपका पूरा मेहनत पानी बेकार हो गया, है ना, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? महोबा आ रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा बुंदेलखंड जिला जो आपका है वो आपका महोबा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा इनमें से कौन हो जाएगा? सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? यहां पर आंसर आपको देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पर आपका कौन सा? ए नंबर, बिल्कुल सही है, वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हम तो सोचा करते हैं कभी कभी कि ऐसा ना हो क्योंकि वाराणसी वाला ज्यादा पूछा जाता है ना, वाराणसी वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो हमको ऐसा तो नहीं लगता कि नया लड़के जो हों वो तो हापुड़ को भूल ही जाए, वाराणसी में ही पहुंच जाए, हमेशा वो सोचे कि वाराणसी ही हो जाए। तो नए लड़के थोड़े मतलब नए स्टूडेंट जितने भी हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो ऑप्शन ही ऐसा दिया जाता है कि वाराणसी आ जाता है। ऐसा कहीं ना हो कि आप लोग मेन वाला भूल ही जाइए और वाराणसी वाला आप लगा दीजिएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर फिर हापुड़ है, हापुड़ से फिर मतलब कह सकते सबसे छोटा हापुड़ है, उसके के बाद गाजियाबाद, भदोही, शामली ऐसे आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटा जो आपका है ये आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा जैसे एक क्वेश्चन और था कानपुर वाला जो साक्षरता वाला था, गौतम बुद्ध नगर का क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं मिला और सब स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं कानपुर हो गया सर जी, कानपुर हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना, जब क्वेश्चन वो नहीं होता तो डायरेक्ट भूल ही जाते हैं। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से लगती 19 नंबर में क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि आपके महाराजगंज की सीमा लगती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए सबसे पूर्वी शहर पूछा गया है, बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर पूछा गया है। चलिए
सबसे पूर्वी शहर पूछा गया। बलिया लगाओगे क्या भैया आप लोग? बलिया लगाओगे, बस्ती लगाओगे? बलिया लगाओगे। चलिए बलिया को ही लॉक कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा बलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन कोई भी बनता है, अब आप लोग एक भी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब उस प्रकार के चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, भारत में क्षेत्रफल सॉरी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल सॉरी राज्य में जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, कहां से लगती है, इस वाले चैप्टर से गलतियां अब आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होंगी ना, अब कभी भी नहीं होना चाहिए। आइए अगले यहाँ पर टॉपिक में कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। चलिए बताइएगा कि अमीर खुसरो ने किसके कह सकते हैं विकास में अग्रणी भूमिका निभाया है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर खड़ी बोली, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा। देखिए भाई इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बनते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे, याद रखिएगा अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी, फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का प्रयोग किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत में महत्व है। अमीर खुसरो को हिंदे तोता भी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर देखो जोश, इनमें से जो जोश थे ये मलिहाबाद से थे, ये तो आपको पता होगा। जोश जो आपके थे मलिहाबाद से, ये तो आपका सही दिया गया है। फिराक जो दिया गया है प्रयागराज, तो गलत हो जाएगा। ये कहां से हैं? फिराक जो आपके थे कहां से संबंधित हैं? तो हमने बताया था फिराक गोरखपुरी, है ना। फिराक का नाम है, पूरा नाम है गोरखपुरी, अर्थात ये गोरखपुर के थे। गोरख, फिराक गोरखपुरी। अच्छा गोरखपुरी, इनका पूरा नाम बताइए क्या हो जाएगा? इनका जो मेन नाम है, इनका जो मूल नाम था गोरखपुरी का, अर्थात फिराक गोरखपुरी का मूल नाम जो पूछा गया है, ये आपसे अगर पूछ ले कि मूल नाम क्या था, ये क्या था बताइए। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम बताइए जल्दी से कि मूल नाम इनका क्या था। हमने पढ़ाया है आप लोगों को रघुपति सहाय, याद रखिएगा रघुपति सहाय, बिल्कुल सही है, याद रखिए इनका मूल नाम था रघुपति सहाय था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, देखो एक पॉइंट होता है कि उत्तर प्रदेश में कास्य परिवार में हुआ था, अतः स्पष्ट है कि फिराक का संबंध गोरखपुर से है, ठीक है ना। अगला बताइए क्वेश्चन दिया है अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये हुआ कहां था, ये बताइए। कासगंज, आगरा, इटावा या बाराबंकी। तो भैया आपने मॉडल पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा होगा। यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर आपके कासगंज। अब देखिए भाई कासगंज के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। और एटा के वर्तमान में देखिए ईस्वी में एटा, वर्तमान में कासगंज उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था, गंगा किनारे हुआ। वे मध्य एशिया के लालन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे और लाचन जाति के तुर्क चंगेज खान के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलवन के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में आकर ये बस गए थे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको आराम मिल जाएगी। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है जवाब देना है। चलिए अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई हमने आपको पढ़ाया था और बताया था हरिसेन। हरिसेन हमने कल आपको जीके वाली क्लास में बताया था। हरिसेन जो आपके हैं ये समुद्रगुप्त के आपके थे, अर्थात समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था, जवाब दीजिएगा। चलिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ ये कहां हुआ था, जवाब देना है। आपका आंसर यहां पर सही क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो आपकी हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? आपके लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लुम्बिनी, जो कि आपका नेपाल में कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा इक्ष्वाक वंशी या क्षत्रिय शाक के कुल के राजा थे। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इक्ष्वाक वंशु या बोल देते हैं क्षत्रिय शाक के कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोली वंश की क्या थी, है ना, महारानी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जो प्रसिद्ध है वहां के कौन है। चलिए क्वेश्चन अभी आपने पूछा था, है ना, कि यहां पर उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी का जो मूल नाम है वो क्या हो जाएगा, तो रघुपति शाह हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है। चलिए देखिए चंद बरदाई दिया, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो सही है। अब्दुल रहमान ये कह रहे हैं हमीर रासो।
तो हमीर रासो हिंदी का एक रासो ग्रंथ है। इसके रचयिता है सारंगधर। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है ये वाला अब्दुल रहमान वाला ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि हमीर रासो एक हिंदी कह सकते हैं कि एक रासो ग्रंथ है। इसके रचयिता है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, इनको नोट करिएगा, सारंगधर। ठीक है, सारंगधर ये इनका नाम है, याद रखिएगा। वहीं पर नरपतिनाल विशालदेव रासो जगनिक आपके आलाखंड। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमीर रासो हिंदी का एक रासो ग्रंथ है। इसके रचयिता है सारंगधर। इसमें रणथंभौर के राजा हमीर का चरित्र वर्णन है। यह अहिरवाटी बोली की एक रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार इनमें कौन हो जाएंगे? सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार पूछा गया है तो सिंहासन लल्लू लाल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, लल्लू लाल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी में किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? बताइएगा कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये है आपके अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो अभी हमने बताया था कि अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया था, है ना? क्लियर है ना? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अब आप ऑप्शन दीजिए। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सही है, मिर्जा गालिब आगरा सही है, जोश मलिहाबाद सही है, फिर फिराक नहीं है भाई, फिराक से गोरखपुर है, जिगर आपके नहीं है भाई, यहाँ पर जिगर मुरादाबाद से है ना? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। जो जिगर का संबंध है ये आपके मुरादाबाद से संबंधित है, मुरादाबाद से संबंध है इनका, याद रखिए मुरादाबाद से है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए हाँ, देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जिगर मुरादाबादी का एक और नाम है, अली सिकंदर के नाम से भी जाने जाते हैं। जो आपके जिगर हैं मुरादाबादी, इनका एक नाम है अली सिकंदर है, याद रखिएगा, अली सिकंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सुमेलित, सही सुमेलित बताइएगा। चलिए यहाँ पर सुमेल कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखो दिया गया है, जैनेन्द्र कुमार आपके हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल, मिलान करिए, इसका मिलान इनमें से क्या हो सकता है? तो देखिए भाई जैनेन्द्र कुमार है, यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार है जिनका संबंध है सुनीता से, इसका संबंध हो जाएगा सुनीता से, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद आपके ध्रुव स्वामी है ना, इसका आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जो कि हठीठ हमीर हो जाएगा, यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद आपका है क्या? कंकाल है। तो भाई आपको तो पता है कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद वाला और आप लोग दोनों को कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते थे। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो जयशंकर प्रसाद के 2 हैं तो आप किसी भी हिसाब से ऑप्शन के अनुसार रख सकते थे। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो गया। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद दूसरा हो जाता, लेकिन दूसरा में ना मिलता। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताइएगा। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा सही है, जोश मलियाबाद सही है, राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका 12 नंबर में, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राम प्रसाद बिस्मिल दिया है और राम प्रसाद बिस्मिल का बताइए क्या हो सकता है? चलिए तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। ये प्रयागराज से नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से नहीं थे, है ना? ये थे कहाँ से? जल्दी से बताइए। शाहजहांपुर, बिल्कुल सही है, शाहजहांपुर से हो जाएगा, याद रखिए शाहजहांपुर से था, याद रखिएगा। इनका जो संबंध है वो आपके शाहजहांपुर से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना? आरओ एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया था, याद रखिए। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, गोरखपुर से, याद रखिए, गोंडा में नहीं, ये आपके कहां पर? गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर में, याद रखिएगा कि आपके गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहां बिताई थी? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग सही दे पाएंगे। वैसे भी इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार पढ़ाया भी है और बताया भी है। अब आप लोग बताइए कि आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी? चलिए वैशाली में बिताई थी या श्रावस्ती में या कुशीनगर में?
चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर बी भी दे रहे हैं। चलिए भैया देखिए इसका आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी नंबर वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वैशाली इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, यहाँ पर वैशाली हो जाएगा। किंतु उन्होंने देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में अर्थात कुशीनगर में हुई थी, लेकिन उन्होंने अंतिम वर्षा वैशाली में ही बिताई थी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा वैशाली हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये एक क्लास थी हिंदी वाली क्लास में, एक कमेंट आया था कि सर ये बताइए कि जो बच्चे कहा करते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग जवाब देना शुरू कर देते हो, तो हम आपके जवाब को बोल रहे थे कि हाँ ऑप्शन बी आ रहा है, लगभग सभी का सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ऐसे हमने बोला बोला करते हैं। तो एक स्टूडेंट कह रहा था मॉर्निंग में कि सर जो बच्चे कमेंट किया करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या वही आंसर आप लगा देते हो, अपने दिमाग से लगाते हो कि नहीं लगाते हो। अरे हमने कहा कि अब हमारी आदत भी हो गई है और बच्चे भी क्या है, बच्चे लगातार वैसा सही सही जवाब भी देते हैं भाई, लगातार बच्चे को इतना आने लगा है कि बच्चे वही जवाब ही देते हैं, तो भाई बच्चों के हिसाब से थोड़ा हम लगा देंगे, हम तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन बच्चे इतने होशियार हो गए हैं कि ऑलरेडी बच्चे जवाब दे देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था, तो देखिए आपका जवाब 15 नंबर में क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके झांसी में, है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, झांसी में हुआ था। कब, तो 1886 में, 1886 में वो थे चिरगांव, झांसी में एक जगह पड़ती है चिरगांव, चिरगांव में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, वैश्य परिवार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो माता का नाम पूछे मैथिली शरण गुप्त के, अगर पिता का नाम पूछे सेठ रामचरण और माता का नाम था श्रीमती काशीबाई। ठीक है, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए तो गीतांजलि के हैं क्या भाई, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा क्या भाई, के डी नंबर होगा, मधुशाला होगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि मधुशाला के लिए सबसे ज्यादा ख्याति इनको प्राप्ति हुई है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा कि मधुशाला हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि लेखक हरिवंश राय बच्चन के आपके अनुपम काव्य आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो एक पॉइंट मिला है कि इसमें 135 रुबाइयां हैं, यानी 4 पंक्तियों वाली कविताएं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। बताइए भाई धनपत राय किसका नाम है, धनपत राय, ये क्वेश्चन आपके पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए तो देखिए भाई धनपत राय नाम था मुंशी प्रेमचंद का, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर, मुंशी प्रेमचंद का नाम था, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि धनपत राय श्रीवास्तव 31 जुलाई 1880 को 8 अक्टूबर से मतलब कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था 1880 में, मृत्यु हुई थी 1936 में। प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उपन्यासकार कहानीकार विचारक भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूफी कवि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ था। भाई सूफी कवि अमीर खुसरो के बारे में बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बुलंद सॉरी कहाँ पर है, कासगंज हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर कासगंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है यार आपसे निम्नलिखित में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। चलिए यहाँ पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बताइए। 19 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कह रहे आपके गोस्वामी तुलसीदास, बिल्कुल सही है, रामानंद नहीं है, कौन सा लगाओ भाई, रामानंद लगाओगे कि गोस्वामी तुलसीदास लगाओगे। चलिए भाई सभी लोग लगा रहे हो तो हम भी लगा दे रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर ही लगा देंगे। आपके तुलसीदास बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, याद रखिएगा तुलसीदास आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी। बताइएगा भाई यहाँ पर कि भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कहाँ पर की गई थी, इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब इनमें से देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि भारतीय भाषाओं की रक्षा विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की जो स्थापना की गई थी वो आपके लखनऊ में की गई थी या प्रयागराज में की गई थी, लखनऊ में या प्रयागराज, दो में एक बताइए जल्दी से। चलिए आगरा तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में भाई, आगरा तो नहीं होगा किसी भी हालत में, दूसरा जवाब दीजिएगा जल्दी से। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। चलिए फंस गए ना सभी बच्चे आज। चलिए भाई यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, सब लोग लखनऊ बता रहे थे ना, इसलिए हमें भी सोचना पड़ा कि लखनऊ तो नहीं हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा इलाहाबाद। अच्छा मेरी ससुराल कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है मेरी ससुराल,
चलिए बताइए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या भाई, डी नंबर हो जाएगा, प्रयागराज में है। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी एकेडमी जो कि भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए है, वो है आपके प्रयागराज। ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए कब की गई थी, तो आपके 1927 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में है। राष्ट्रभाषा को विश्व की प्रमुख भाषाओं में समकक्ष बैठाना और उसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये आपका कह सकते हैं स्थापना की गई थी। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए जवाब देना है, आपका सवाल सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए प्रयागराज। और कौन सा नाम है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका है कौन, तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर है। और इसका स्थायी परिसर इलाहाबाद स्थित के फाफामऊ में है। कहां पर है, फाफामऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, या हमेशा झोंके चले रहते हो। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। सही जवाब देना है, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए वाह क्या बात है, काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। सर कब पढ़ाते हैं, तो भैया ये क्लास होती है 5:30 बजे, ठीक है। चलिए काफी लोग यहाँ पर सी दिए हैं, लेकिन आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए हम आपके ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं, ऑप्शन सी, लेकिन इसे हम गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शिलान्यास दिया गया भाई, यहाँ पर सी नंबर आपका गलत है, शिलान्यास दिया है। हमने बताया था शिलान्यास जो किया था वो आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग हो, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, लॉर्ड हार्डिंग। जिन लोगों ने जवाब दिया है उनका राइट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर मत लगाइए क्योंकि शिलान्यास की बात किया गया है इसलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। चलिए इनमें से एक बच्चा कह रहा सर जी आपने उस दिन तो वो बताया था। अरे हम पूरा देखा करो प्रश्न में। कुछ लोगों के होते हैं ना कि जब थोड़ा सा रुक जाते हैं तो उनके डाउट जो दिमाग में होता है वो कचरा निकल जाता है, और जब कचरा निकल जाता है तो नया मेमोरी सेव हो जाती है। अगर हम जो लोग गलत बताए थे अगर हम जल्दी से उन्हीं के हिसाब से बता देंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा क्या करते हैं घुमा देते हैं ताकि उनकी मेमोरी में जो भरा हुआ है ना वो थोड़ा सा निकल जाए जल्दी से, ठीक है। चलिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपके मथुरा में है। कहां पर है, आपके मथुरा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। चलिए इनमें बताइएगा कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये कहां पर की गई। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन इनमें से 5 नंबर देना है, बी नंबर होगा। 6 है, ये तो भाई सभी को पता है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, आपकी 6 है। अब इनमें से बताइए कौन सा है इनमें से, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, झांसी में, है ना। क्या हो जाएगा भाई, तो आपका हो जाएगा बी नंबर, आपकी झांसी में हो जाएगा। याद रखिएगा इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। क्या 2014 में झांसी की स्थापना हुई थी, इसलिए उस समय क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा कितने विद्यालय हैं, तो आपको बताना है 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो आपके कहां पर है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, 6 का जवाब देना है, और 6 का ऑप्शन सी और डी, यहां पर 2 जवाब आ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा ये उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है, लखनऊ में, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए एक पॉइंट इसी से रिलेटेड आपका है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना जो संबंधित है किसे संबंधित है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, कल्प योजना का जो संबंध है किसे है। चलिए माध्यमिक शिक्षा से है या प्राथमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से है। चलिए यहां पर देखिए काफी लोग जवाब देंगे ए नंबर, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो इसका जवाब डी नंबर देंगे। और यहां पर देखिए डी नंबर बहुत ही कम लोग देंगे, ज्यादा होशियार वाले बच्चे होंगे वही देंगे जो हर एक क्वेश्चन में देखिए यहां पर याद रखिएगा, हमने बताया था कि आपको याद रख लेना है, मां नहीं होगा, है ना। यहां पर होगा प्राथमिक शिक्षा से। किससे भाई, प्राथमिक शिक्षा से। ऐसे भी याद रखिएगा, मान लो अगर कभी आप भूल रहे हो तो आप ही बताइए कि पा पहले आता है कि मां पहले आता है। आप बताइए पा पहले आता है कि मां पहले आता है, ये बताइएगा। तो आप कहोगे सर जी पा पतंग फा फल बाबुकरी भट्टी मां मछली, मतलब जो आपका मां मछली आता है वो बाद में आता है। तो यहां पर पा पहले आ गया तो बस का के हिसाब से पहले आप लगा दीजिएगा, अब याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। चलिए
चलिए, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, बताइए कहां पर स्थापित किया गया है, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, आपका जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा। हम कमेंट देख रहे हैं, परेशान मत होइए, सबके कमेंट हम देखते रहते हैं, एक एक कमेंट देखते रहे हैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा चैनल तो हमारा नहीं है कि कमेंट आपको नहीं दिखे, कमेंट दिखते रहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखो कुछ पॉइंट और भी हैं, पर देखिए क्या पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु 2008 में प्रस्ताव था। नवंबर 2011 में उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के में पहले से ही जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 7 अगस्त 2001 को हुई थी। मतलब ये पूछा कि पहला जो आपका है वो चित्रकूट में था, लेकिन एक ऐसा भी विद्यालय है जो आपके लखनऊ में भी है, जो कि आपके विकलांगों के लिए, मतलब ये था आपका, ठीक है। प्रथम पूछे तो चित्रकूट बताना है, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही है, और भी आपके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अति लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी। जो लोकप्रिय पत्रिका है कल्याण, ये प्रकाशित होती थी, ये कहां से होती थी, इसका आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर सी नंबर, आपके गोरखपुर से। कहां से भाई, आपके गोरखपुर, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखिए कल्याण पत्रिका का प्रकाशन अगस्त 1926 से मुंबई में हुआ था। एक वर्ष के बाद यह पत्रिका गोरखपुर से निकलने लगी। इसके संपादक श्री हनुमान प्रसाद आपके पोद्दार हैं। देखिए भाई, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि स्टार्टिंग जो हुई थी इस पत्रिका की, वो आपके मुंबई से हुई थी, लेकिन एक वर्ष के बाद ये पत्रिका अब आपके गोरखपुर से निकलती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वो आपकी कौन सी है, कौन सी उम्र के हैं। 10 नंबर में, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष तक। आपको पता होगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना बना दिया गया है। ये जो 86वां संविधान संशोधन था, 86 नंबर का जो संविधान संशोधन था 2002 में आपका ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की जा रही है वो कहां पर की जा रही है, इन ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। चलिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, देखिए बिल्कुल सही है, आपका जवाब बी हो जाएगा, बदायूं और जौनपुर में। कहां पर भाई, तो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, एक यहाँ पर बदायूं और आपके जौनपुर में, ठीक है, बनाए गए थे, ये कह सकते थे। तो ऑप्शन आपका इसके अनुसार आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आपको बताना है किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए, विश्व भारती अगर विश्व की बात करता है तो आपको जवाब देना है यहाँ पर संस्कृत, अर्थात यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत भारती पूछे तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, लेकिन जब विश्व भारती पूछे तो आपका आंसर हो जाता है संस्कृत संस्थान, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जो कि लखनऊ के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो कि उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। बताइए, यहां पर बताइए कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ दिया गया है, और इसके बाद दिया गया है आपसे एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद में। तो भाई एमटी विश्वविद्यालय हमने बताया था, एमटी यूनिवर्सिटी आपकी कहां पर है, आपके नोएडा में है। कहां पर है, नोएडा में है। ये जो आपका मिलेगा आपके नोएडा में मिलेगा, यहां पर नोएडा, ठीक है, नोएडा, ठीक है, बी वाला आपका नहीं था, ठीक है। जगत गुरु वाला आपका चित्रकूट में है, इंट्रीगल तो आपके लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है अगला क्वेश्चन कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपका जवाब इनमें हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा पर। किसमें, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है, जो आपकी कौन सी, आपकी विद्या वाहिनी परियोजना है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसे कब स्वीकार किया गया, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, साथ ही अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है जो कि देख सकते हैं देव जीके ट्रिक है, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की बेहतरीन लाजवाब आपकी पीडीएफ है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे, मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपी जीके की थ्योरी है, मात्र 49 रुपये की आपकी है। तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं, बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, कम दाम में पीडीएफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,